तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कब इसकी स्थापना हुई, इसके हेड ऑफिस क्या है, कौन कौन इसके बोर्ड्स ऑफ मेंबर हैं और इसके काम क्या होते हैं। ये सारा इस छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे हम। तो शुरू करते हैं फिर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता ही है ये क्या है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो सभी और बैंक्स को मैनेज करता है। ठीक है, क्या है ये सेंट्रल बैंक। सभी देशों के अपने अपने सेंट्रल बैंक होते हैं जो वहाँ की एक्टिविटीज़, बैंकिंग एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो भारत का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। हेड ऑफिस है इसका मुंबई में। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1 अप्रैल 1935 को। 1934 में एक्ट पारित हुआ, आरबीआई एक्ट, और 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिशमेंट हो गया आरबीआई का। अब इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स देख लेते हैं कौन कौन होता है मेन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 20 मेंबर्स हैं उसमें। जो इसके मुख्य पदाधिकारी हैं, वो कितने हैं, 20 हैं। मतलब हर एक चीज़ें इनसे पूछ कर ही की जाएंगी, हर तरह के फैसले इनसे पूछ कर लिए जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मेंबर है गवर्नमेंट। उसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, 4 डिप्टी गवर्नर। एक मेंबर अपॉइंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक मेंबर अपॉइंट किया जाता है कि आप भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड ऑफ दी मेंबर्स में हो आप। इसके अलावा 10 मेंबर्स हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मेंबर वो अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, वो हैं, उनकी संख्या है 10। और इसके अलावा 4 लोकल बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटर, प्रतिनिधि लोकल बोर्ड्स के। तो लोकल बोर्ड्स क्या है, लोकल बोर्ड्स हैं भारत में आरबीआई के 4। इसको अगर आसान भाषा में कहें तो ब्रांचेस हैं ये आरबीआई की, जहां पे प्रतिनिधित्व ब्रांच मैनेजर जो है वहां का, यानी कि कहाँ का, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये हैं 4 लोकल बोर्ड्स भारत में। तो इनका जो प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि जो इनका रिप्रेजेंटेटर होगा, वो 4 लोकल बोर्ड्स इसके मेंबर होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। ठीक है, तो 20 मेंबर हो गए। कौन कौन से, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक मेंबर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगी, और 10 मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, दोनों डिफरेंस है ये। और 4 लोकल बोर्ड्स के मेंबर। लोकल बोर्ड्स के मेंबर कहाँ, कौन कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के। जहां पर अब इन लोकल बोर्ड्स में हर बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं। वहाँ का जो मुखिया हैं वो 5 मुखिया हैं, पंचायत में 5 मुखिया हैं। तो ये 5 मेंबर्स रहते हैं, और ये कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 4 साल के लिए। इन 5 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 4 साल के लिए। 4 साल के बाद फिर से नए अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये है 4 लोकल बोर्ड्स, और इन लोकल बोर्ड्स का जो रिप्रेजेंटेटर होगा वो मेंबर होगा इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। क्लियर है। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन 20 व्यक्तियों से पूछकर ही सारा का सारा काम किया जाता है। अब आरबीआई काम क्या करती है ये समझ लेते हैं। तो आरबीआई का सबसे मेन काम है इशूइंग नोट्स। 1 रुपए और कॉइन्स को छोड़कर, 1 रुपए और कॉइन्स को छोड़कर जितने भी नोट्स हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, वो सभी कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। और इस नोट को इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या है, एमआरएस है एक चीज़, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये क्या बताता है कि आरबीआई को अगर एक नई करेंसी भी छापनी है तो 200 करोड़ रुपए का सामान उसको अपने पास सिक्योर करके रखना पड़ेगा। तिजोरी है एक तिजोरी में रखना पड़ता है 200 करोड़ का सामान। अब ये 200 करोड़ का सामान क्या है, नोट तो रख नहीं सकते क्योंकि नोट तो छाप नहीं है। तो क्या है वो, उसमें मिनिमम 115 करोड़ रुपए का गोल्ड है और 85 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी है फॉरेन सिक्योरिटीज़। कहाँ की, हमारे देश की नहीं, फॉरेन सिक्योरिटीज़। तो विदेशी प्रतिभूतियाँ, ये मिनिमम है 115 करोड़ रुपए का, इससे ज़्यादा का जितना भी होगा वो रखना पड़ेगा। और 85 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियाँ रखनी पड़ेंगी, मिनिमम 200 करोड़ रुपए की, अगर एक भी नया नोट इशू करना है तो। और इसके अलावा एक और कैपिंग है, वो क्या है कि एक फिनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ के ही नोट इशू कर सकता है आरबीआई, उससे ज़्यादा के नहीं।
तो ये सबसे मेन काम है, नोट इशू करना। दूसरा है बैंकर टू दी गवर्नमेंट, सरकार का बैंक है ये। अब जनता का बैंक कौन सा होता है? कमर्शियल बैंक्स होते हैं जनता के, जहाँ पर हम जाके पैसा जमा कराते हैं। सरकार थोड़ी यहाँ पर आके पैसा जमा कराएगी। तो सरकार अपना पैसा जमा कराती है आरबीआई में। आरबीआई उनका पैसा मैनेज करता है। जितनी भी सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, प्रतिभूतियाँ खरीदनी है, शेयर्स खरीदने हैं सरकार की तरफ से, वो कौन खरीदेगा? आरबीआई खरीदेगा। तो ये सारे काम करता है आरबीआई सरकार के लिए, इसीलिए इसको कहते हैं बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, या सरकार का बैंक है ये। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना, विदेशी विनिमय को कंट्रोल करना, यानी कि डॉलर कितने में खरीदेंगे, बांग्लादेश का रुपया कितने, बांग्लादेश का पैसा कितने में खरीदेंगे, श्रीलंका का पैसा कितने में खरीदेंगे। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज को कौन मैनेज करता है, कंट्रोल करता है? आरबीआई मैनेज करता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि मार्केट में पैसों की सप्लाई कितनी होगी, ज़्यादा हो गई, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में कैसे करेंगे, लेस डिमांड की सिचुएशन में कैसे करेंगे, ये कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई कंट्रोल करेगी। किस तरह से कंट्रोल करती है, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है पूरा बैंकिंग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, वो आप देख सकते हो। तो क्रेडिट कंट्रोल करना आरबीआई का काम है। इसके अलावा कलेक्टिंग डेटा एंड पब्लिशिंग डेटा, आंकड़ों को इकट्ठा करना और उनको पब्लिश करना किसका काम है? आरबीआई का काम है। तो आरबीआई समय समय पर फिनेंस से रिलेटेड डेटा पब्लिश करता रहता है, जिससे जनता को पता चलता है कि क्या चल रहा है सरकार में या फिर देश में, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। तो ये सारे काम हैं, फंक्शंस आरबीआई के, और ये सारी चीज़ें डिसाइड किससे पूछ के होंगी? इन 20 मेंबर से पूछ के होती हैं। नेक्स्ट है आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है फिनेंशियल ईयर। आरबीआई का फिनेंशियल ईयर, आरबीआई ने अपना फिनेंशियल ईयर चेंज कर दिया है। हम बचपन से जानते हैं कि फिनेंशियल ईयर का मतलब है अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल टू मार्च, लेकिन आरबीआई का फिनेंशियल ईयर अलग चलता था, वो था जुलाई से जून। 1935 में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, तब फिनेंशियल ईयर था जनवरी से दिसंबर, ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। उसके बाद 1940 में इसको चेंज करके 1 जुलाई से 30 जून कर दिया गया, ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून कर दिया गया था 1940 में। और 1940 से लेके 2020 तक, यानी कि 80 सालों तक क्या चलता रहा? जुलाई से जून ही चलता रहा। इस साल यानी कि 1 अप्रैल 2021 को इसको चेंज कर दिया गया, अप्रैल से मार्च ही कर दिया गया है। ये खबर इस समय बहुत चर्चा में है। तो अप्रैल से मार्च हो गया है फिनेंशियल ईयर किसका? आरबीआई का। आरबीआई भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही अपना सारा का सारा काम निपटाएगी। ऐसा क्यों किया गया? विमल जालान करके एक कमेटी थी, इन्होंने सलाह दी थी। ऐसा क्यों किया गया? ताकि सरकार के फिनेंशियल ईयर से मैच हो सके ये, क्योंकि सरकार का फिनेंशियल ईयर कौन सा चलता है? ये अप्रैल से मार्च तक, और आरबीआई का अलग चलता था। तो सरकार से मैच करने के लिए इसको चेंज कर दिया गया। और एक है एस्टिमेटेड सरप्लस ट्रांसफ़र हो सके समय पर। ये एस्टिमेटेड सरप्लस ट्रांसफ़र क्या है? इस समय ये भी खबर बहुत ही चर्चा में है कि सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार ने आरबीआई से 90,000 करोड़ रुपए निकाल लिए, और ठीक है, तो ये निकाले नहीं गए हैं। हर साल आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सरप्लस, यानी कि जो भी उसका काम करने के लिए, बैंकर्स है गवर्नमेंट का सरकारी बैंक है ये, तो जब गवर्नमेंट के अकाउंट मैनेज करता है तो जो भी फायदा होता है वो उसको ट्रांसफर कर देता है बैंक में। जब भी हम पैसा जमा कराते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है उसमें, और बैंक हमें वो ट्रांसफर कर देता है। ऐसे ही आरबीआई जो सरकार के खाते मैनेज करता है, तो उसमें जितना भी सरप्लस होता है, जितना भी फायदा हुआ, वो सरकार को ट्रांसफर कर देता है, और हर साल करता रहता है ये। तो इस साल भी किया उसने, 90,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए उसने केंद्र सरकार के खाते में। तो एस्टिमेटेड सरप्लस जो है ट्रांसफ़र समय से हो सके सरकार के पास भी, ताकि वो अपने काम जो बजट में है उसको इंक्लूड कर सके। इस वजह से ही इसको मैच किया गया, फिनेंशियल ईयर चेंज कर दिया गया। किसका? आरबीआई का। तो आरबीआई का फिनेंशियल ईयर क्या हो गया है? सेम अप्रैल से मार्च। इसके अलावा कुछ डेटा पब्लिश करती है आरबीआई हर तीसरे महीने पे। क्या है वो? CRR। इन सभी शब्दों से आप बहुत अच्छी तरह परिचित भी होंगे हालांकि, पर फिर भी। तो CRR, SLR, रेपो रेट, RRR यानी कि रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और बैंक रेट,
ये मई 21 का डेटा है, ये है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो CRR है कितना 4%, SLR है स्ट्रेचेबल लिक्विडिटी रेशियो 18%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%, बैंक रेट 4.25%। ये है क्या चीज़ें, ये आपको अच्छी तरह से पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। CRR होता है, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि बैंक के पास, बैंक कौन सा, सेंट्रल बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी कैश आता है उसमें से एक अनुपात उसको कैश के रूप में अपने पास बचा के रखना पड़ता है। मान लेते हैं 1000 रुपये का कैश आया किसी बैंक के पास, तो उसमें से अगर RBI ने डिसाइड किया हुआ है ये 4%, तो लगभग 40 रुपये उसको अपने पास कैश के रूप में बचा के रखना पड़ेगा। उस पैसे का वो लोन नहीं दे सकता। ये आप सभी जानते हैं कि बैंक जो लोन का निर्माण करता है वो कैश फ्लो पे ही करता है, जितना उसके पास कैश होगा उतने पे ही लोन का निर्माण वो करता है, क्रिएशन करता है। तो 40 रुपये उसको अपने पास कैश बचा के रखना पड़ेगा, यानी कि वो लोन कितने पे दे सकता है, सिर्फ 960 रुपये पर। तो ये बढ़ता घटता रहता है। जब एक्सेस डिमांड या फिर लेस डिमांड की सिचुएशन होती है तब ये बढ़ता घटता रहेगा। ये क्या चीज़ें होती हैं इसका अलग से वीडियो डालूंगा मैं, तो उसमें समझ जाएंगे आप, क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। दूसरा है SLR स्ट्रेचेबल लिक्विडिटी रेशियो, ये है 18%। ये क्या होता है कि जितना बैंक का असेट है टोटल, गोल्ड कितने का है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ कितने की हैं, कैश कितने की हैं, तो उन सभी को मिलाकर 1%, एक अनुपात उसको अपने पास कैश के रूप में बचा के रखना पड़ता है। इस पैसे पर भी लोन नहीं दे सकता। तो मान लेते हैं उसकी अगर पूरी की पूरी संपत्ति 10,000 की है, तो उसको लगभग 18,000 रुपये अपने पास कैश के रूप में बचा के रखना पड़ेगा। रेपो रेट होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर इंटरेस्ट, वो जिस रेट पर लोन देता है, कभी कभी कमर्शियल बैंक्स को जरूरत पड़ जाती है पैसों की, तो वो किसके पास लोन लेने जाएंगे, RBI के पास लोन लेने जाते हैं। तो RBI जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। ये होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है भैया, ये है शॉर्ट टर्म, यानी कि 5 महीने 6 महीने के लिए। रिवर्स रेपो रेट होता है कि जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंक से पैसा जमा करती है उसका, उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। MSF है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि अगर किसी बैंक को रातों रात पैसों की जरूरत पड़ जाए 1-2 दिन के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो वो RBI से जिस रेट पर पैसा उधार लेता है उसको कहते हैं MSF। बैंक रेट रेपो रेट का ही बड़ा भाई है, ये लॉन्ग टर्म के लिए उधार होता है। ये वाला शॉर्ट टर्म के था, ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये है रेट इस समय के, क्या बैंक रेट क्या चल रहा है, और मई 21 का डेटा है ये। तो ये था RBI के ऊपर छोटा सा वीडियो, कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या क्या उसका काम था। आशा करता हूँ आपको समझा पाया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।